अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। वडेरे सुल्तान का बेटा जमाल इन दिनों तालीम से फारिग था। तालीम मुकम्मल हो जाने पर उसने ज़मीनों के मामलात देखने शुरू कर दिए थे। वो रोज़ाना खेतों की देखभाल के लिए ज़मीन पर पहुंच जाता। उन्हीं दिनों गंदम की कटाई हो रही थी। हारियों के घर से उनकी ख़वातीन भी कटाई में हिस्सा ले रही थी। जमाल वक्फे वक्फे से ज़मीन पर बनाई गई औताक में से बाहर निकलकर एक नज़र हारियों पर डालता और फिर वापस औताक में चला जाता। आज आम दिन की निस्बत जमाल जब औताक से बाहर आया तो वो खासी देर तक बाहर खड़ा रहा था। उसकी निगाहें हारियों से ज्यादा खवातीन पर थीं। उन खवातीन में हसीना भी थी, जिसके हुस्न पर जमाल मर मिटा था। वो हारी रशीद की बेटी थी। हारी रशीद उन दिनों बीमार रहने लगा था, इसलिए उससे अब काम नहीं होता था। उसकी बीवी बानो रशीद की तीमारदारी में मसरूफ थी। खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने को पैसों की जरूरत पड़ती है। वो माली तौर पर इतने मजबूत न थे कि कई माह घर बैठकर खा पी सकें और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें। इसलिए रशीद ने अपनी बेटी हसीना को वडेरे सुल्तान के घर काम वगैरह करने के लिए भेज दिया था। जमाल हसीना को देखकर बेचैन हो गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की गांव में पहले नहीं देखी थी। वो उसकी कुर्बत चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश घर में नहीं हो सकती थी। इसलिए जमाल ने अपने वालिद वडेरे से कहकर उसे खेतों में काम पर लगवा दिया था। जमाल औताक के बाहर खड़ा काम करती हसीना पर निगाहें जमाए हुए था। उसकी नजरें हसीना पर से हटने को तैयार न थीं। मुंशी रहीम जो किसी काम से गया हुआ था, जब वो वापस लौटा तो उसने जमाल को इस कदर हसीना की तरफ मतवज्जो पाकर नजदीक आकर कहा, साईं इतना ज्यादा बाहर खड़े ना हुआ करें, आप थक जाएंगे। क्या करूं यार, इस लड़की ने मेरा चैन छीन लिया है। जब तक इसकी कुर्बत ना मिलेगी मुझे कहीं करार नहीं आएगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। तुम इसे मेरे बेडरूम की जीनत बना दो। साईं अभी थोड़ा सब्र करें, इतना जल्दी हाथ रखने से ये बिदक जाएगी। ये बातें मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, जमाल ने हंसते हुए कहा। बेफिक्र रहें साईं, आपका काम हो जाएगा, बस 2-4 दिन और सब्र कर लें। मुंशी रहीम ने कहा, ठीक है, मैं 2-4 दिन और सब्र कर लूँगा। जमाल ने कुछ रकम मुंशी के हाथ पर रख दी। साईं इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो वैसे भी आपके खादिम हैं। मुंशी ने कहा, उसे राम करने के लिए तुम्हें कुछ रकम की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तुम्हें इसीलिए यह रकम दी है। जमाल ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। उसकी नज़र अभी तक हसीना पर थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ उसके नज़दीक पहुंच गया। तुम्हारे वालिद की तबीयत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो काम पर आ जाए। हसीना ने जवाब दिया, तुम्हारे वालिद हमारे बहुत पुराने हारी हैं। उनके साथ काम करने वाले काम छोड़ गए हैं, मगर हारी रशीद ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जमाल ने कहा, अब्बा को जो यहाँ इज्जत मिली थी पता नहीं कहीं और मिले या ना मिले। तुम्हारे वालिद हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, बीमार पड़ने पर उन्होंने हमारी खिदमत करने को तुम्हें भेज दिया है। इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि उन्हें हमसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए जमाल ने खेतों में इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर औताक में आकर लेट गया। जमाल के जहन पर हसीना बुरी तरह सवार हो चुकी थी। उठते बैठते उसकी आंखों के सामने हसीना का हसीन चेहरा बार बार आ जाता। 1 हफ्ता गुजर गया। जमाल को हसीना की कुर्बत नसीब ना हो सकी। रहीम पर जमाल की नवाजिशें बढ़ती जा रही थी। रहीम भी रकम आने पर बहुत खुश था, लेकिन जब जमाल ने देखा कि रहीम कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहा तो वो उस पर बरस पड़ा। तुम जैसा तजुर्बाकार आदमी भी अब बेकार हो गया है। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी जगह कोई और आदमी रखना पड़ेगा। क्यों साईं, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैं तो आपका ताबेदार हूँ, जो आप हुक्म देंगे वही करूँगा। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, वो अभी तक नहीं हो सका। जमाल ने दूर खेतों में काम करती हसीना को देखते हुए कहा। अब्दुल रहीम की बेख्तियार नजरें उस तरफ उठ गईं। वो समझ गया कि जमाल का इशारा किस तरफ है। इस किस्म के काम वो बहुत आसानी से कर दिया करता था, इसलिए वो जमाल के ज्यादा नजदीक था। साईं, जब नया जानवर घर में आता है तो वो जरा सा हाथ रखने पर बिदक जाता है। हसीना की मिसाल अभी नई जानवर की सी है। उसने कभी कहीं काम नहीं किया, पहली बार काम करने घर से निकली है। थोड़ा उसको पुराना होने दे, फिर देखना कि कैसे इशारों पर खींची चली आती है। अब्दुल रहीम ने आंख मारते हुए कहा, तुमसे बात नहीं बन रही तो मैं खुद कोशिश करता हूँ। जमाल ने कहा, अरे साईं, ऐसा काम नहीं करना।
बड़े साईं को खबर होने पर हमारी खैर नहीं होगी। अब्दुर्रहीम मुंशी ने कहा, क्या बड़े साईं ने जवानी में ऐश नहीं किया था? जमाल गुस्से से बोला, बड़े साईं अब सब कुछ छोड़ चुके हैं और वो नेक इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुर्रहीम ने कहा, उनकी उम्र तक पहुंचने में मैं भी नेक बन जाऊंगा। साईं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो आपको नहीं बल्कि मुझे सुनाएंगे। ये भी मुमकिन है कि मुझे नौकरी से ही निकाल दें। रहीम मुंशी ने बाकायदा हाथ जोड़ लिए थे। तुम्हारे नौकरी से निकाले जाने पर मुझे फायदा हो जाएगा। जमाल ने हंसते हुए कहा, साईं बेशक आप मेरा मजाक उड़ा लें, मगर ऐसा वैसा कोई काम ना करें जिससे बड़े साईं नाराज हो जाएं। साईं बस थोड़ी मोहलत दे दो। अब्दुर्रहीम मुंशी जमाल के पांव में बैठ गया। वडेरा सुल्तान बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो चुका था। वो अपनी जवानी में बहुत अयाश किस्म का वडेरा था। बस एक हादसा था जो उसे नेक बना गया था। एक रात वो और उसके साथी औताक में बैठे हुए थे कि राजू एक खूबसूरत दोशीज़ा को पकड़ कर ले आया। वो लड़की बहुत खौफजदा थी। ये किसको पकड़ कर ले आया है राजू? वडेरे ने पूछा। साईं, खेतों में पानी देने गया था। खेतों में पानी छोड़कर जब मैं आ रहा था तो ये लड़की मिल गई और मैं ज़बरदस्ती से पकड़कर यहाँ ले आया। राजू, ये तुमने गलत कर दिया। तुम्हें पता है कि मेरा असूल है कि किसी भी दोशीज़ा के मामले में मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। फिर तुम इसे क्यों यहाँ ले आए हो? साईं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मैं इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आया। साईं का बचा कुचा मैं भी चख लूँगा। क्यों यही सोचकर इसे लाए हो ना? वडेरे सुल्तान ने कहा। राजू का खुशी से चमकता हुआ चेहरा साईं की बात सुनकर बुझ गया। साईं ने उसके दिल की बात पकड़ ली थी। राजू, तुझे पता भी है कि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर ये अपनी ख्वाहिश से आती तो फिर बात और थी। साईं, वाकई मुझसे गलती हो गई, राजू ने इतराफ़ किया। क्यों लड़की, क्या तुम हमें अपनी खुशी से? वडेरे कासिम ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर बात अधूरी छोड़ दी। वो गुस्से से बोली, नहीं, मुझे अपने घर जाना है। लड़की का लहजा अगरचे वडेरे की नज़र में बहुत गुस्ताखाना था। वडेरे से किसी ने भी इस लहजे में बात नहीं की थी। जो भी करता था वो बड़े धीमे लहजे में बात करता था। ये बात वडेरा भी महसूस किए बगैर ना रह सका। वो अपने असूल का पक्का था, इसलिए लड़की के गुस्ताखाना अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए बोला, राजू, लड़की को जहाँ से लाया है वहीं छोड़ा। जी साईं, राजू ने कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वडेरे का फैसला उसे पसंद नहीं आया। हकीकत भी यही थी कि उसका दिल इस दोशीज़ा पर आ गया था। वो उसे वडेरे के सामने पेश करके अपनी हवस मिटाना चाहता था, मगर वडेरे ने अपना असूल बताकर उसके इरादे को खाक में मिला दिया था। राजू लड़की को लेकर औताक से बाहर निकल गया। वडेरे ने बख्शल को भी उसके साथ कर दिया। वडेरे ने राजू की आंखों में कुछ पढ़ लिया था, इसलिए बख्शल को साथ रवाना किया। वडेरा सुल्तान बड़ा चेहरा शनास इंसान था। वो वक्त से पहले लोगों की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लेता कि वो कैसा इंसान है, वो अब क्या करने का इरादा रखता है। अभी उन्हें 10-15 मिनट हुए थे कि अचानक बख्शल घबराया हुआ औताक में दाखिल हुआ। उसकी सांसें फूली हुई थी, वो सख्त घबराया था। उसे इतना परेशान देखकर वडेरा भी परेशान हो गया। क्या हुआ बख्शल, खैरियत तो है? साईं गजब हो गया, बख्शल ने कहा। क्या हुआ, कुछ पता भी चले। साईं, वो लड़की इंसान नहीं थी। इंसान नहीं थी तो फिर कौन थी? वडेरे ने उसे घूर कर कहा। साईं, वो नागिन थी इंसान के रूप में। ये बात तुम कैसे कह रहे हो? साईं, मैं उस लड़की और राजू के साथ यहाँ से चला गया। लड़की जहाँ जाना चाहती थी, राजू उसे वहाँ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। लड़की ने एहतजाज किया मगर वो ना माना और ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने लगा। मैंने राजू को समझाया तो वो गुस्से हो गया। ज़्यादा बकवास न कर, साईं का हुक्म है कि इसे इसके साथ जहाँ चाहे छोड़ा। तुम साईं के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ज़्यादा बातें ना बना, इतनी अच्छी चीज़ हाथ आई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा शिकार है, मैं साईं के पास लेकर गया था कि हमारे साईं हैं। साईं का पेट भरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पेट भी भरा है। और तुझे मेरे साथ चलने को कहा है, इसलिए साथ चल और ज़्यादा बकवास न कर। मेरे किसी मामले में तुझे मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। साईं का जो असूल था उस पर साईं ने अमल किया। मेरा असूल ये है कि हाथ आए शिकार को जाने ना दूँ, और बस मैं इसी पर अमल करके रहूँगा। बख्शल, तू खामोश रह, मैं भी देखती हूँ कि ये कितना बहादुर मर्द है। ये आज फैसला हो जाएगा, वो लड़की बोली। राजू ने एक नज़र लड़की पर डाली और ज़ोर से हंसा। हाँ, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना बहादुर मर्द हूँ, राजू ने कहा। कुछ फासले पर पहुंचकर एक खाली मैदान आ जाने पर राजू रुक गया। उसकी नीयत से अंदाज़ा था कि वो कुछ करने का इरादा रखता है। मैं आई थी किसी और इरादे से, लेकिन मेरा शिकार आज तू बनेगा, अचानक लड़की ने कहा। किस इरादे से आई थी? राजू ने चौंक कर पूछा। मैं तेरे वडेरे को कत्ल करने आई थी, मगर उसके एक असूल ने उसे बचा लिया कि वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं।
मगर तुम जबरदस्ती के कायल हो, इसलिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। लड़की ने कहा। तुम और मुझे सजा दोगी? राजू ने हंसकर कहा। राजू, इसको छोड़ दे, मैंने एक बार फिर उसे समझाया। तू अपनी चोंच बंद नहीं रख सकता बख्शल। ये कहते हुए राजू ने मुझे जोर से धक्का दिया। लड़की, तुम्हारा एक मर्द से पाला पड़ा है, मैं तुम्हारी गिदड़ भभकियों में आने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए जैसे ही राजू ने लड़की पर 10 तराजी शुरू की तो लड़की गायब हो गई और उसकी जगह एक नागिन ने ले ली। इससे पहले कि वो संभलता, उसने राजू को डस लिया। नागिन के डसते ही राजू जमीन पर गिरा और दम तोड़ दिया। नागिन तेजी से आगे बढ़ी और गायब हो गई। मैंने उसे हिला जुला कर देखा, मगर नागिन का डसा लम्हा भर भी जिंदा न रह सका। राजू के मरने के बाद मैं ऐसा खौफजदा हुआ कि इधर भाग कर आ निकला। बख्शल ने सारा वाकया बताया। इस वाकया पर सभी हैरान रह गए। राजू की लाश को मैदान से लाकर दूसरे दिन उसकी तदफीन कर दी गई। वडेरे पर राजू की मौत का बड़ा गहरा असर हुआ। नागिन का ये इंकशाफ कि वो वडेरे को डसने आई थी, उस बात ने वडेरे को हिला कर रख दिया था। वो सिर्फ अपने असूल की वजह से बच गया था, वरना उस रात वडेरे की मौत यकीनी थी। उस रात से वडेरे ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया और बिल्कुल सीधा और नेक होता चला गया। जमाल किसी काम से गया हुआ था। जब वो खेतों पर लौटा तो उसने देखा कि हसीना ओताक में बैठी है। ओताक 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। नीचे बाथरूम बना था, इसलिए काम करने वाली खवातीन और हारी उसमें चले जाते। हसीना को ओताक में ज्यादा देकर खुशी से जमाल की बातें खिल उठी। वो लपक कर वहां पहुंचा। अब्दुल रहीम भी अपने घर गया हुआ था। ओताक पर अब जमाल ही रह गया था। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। औरतें और हारी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उसने इस शानदार मौका से फायदा उठाने का सोचकर ओताक का दरवाजा बंद कर दिया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा तो बाथरूम खाली था। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे वहां ना पाकर वो समझ गया कि हसीना ऊपर की मंजिल पर गई है। वो ऊपर कमरे में क्यों गई है, ये उसके वक्त सोचने का वक्त नहीं था। जमाल इस भरपूर मौका से फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां फलंगता हुआ ऊपर चला आया। खुशी के मारे उसका अंग अंग फूल रहा था। उसकी तवक्को के बरक्स हसीना कमरे में नहीं थी। एक लम्हे को वो परेशान हो गया। वो नीचे भी नहीं थी, ऊपर कमरे में भी नहीं। फिर आखिर कहाँ चली गई? जरूर वो छत पर गई होगी, मगर वो छत पर क्या करने गई है, यह भी सोचने का वक्त नहीं। इसलिए जमाल ने कुछ देर हसीना का इंतजार किया। जब वो ना आई तो वो बेसब्रेपन का मुजाहरा करते हुए छत पर पहुंच गया। खाली छत को देखकर उसे जबरदस्त हैरत का झटका लगा। छत पर भी कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि हसीना कहाँ चली गई। वो छत पर टहलता हुआ आगे बढ़ा और नीचे की तरफ देखा। हसीना ओताक से निकलकर खेतों की तरफ जा रही थी। इस बात ने जमाल को और हैरतज़दा कर दिया। उसने अपनी आंखों से हसीना को ओताक में दाखिल होते हुए देखा था और उसके डेरे में दाखिल होने पर वो दिखाई न दी। अब उसके छत पर आ जाने से हसीना डेरे से निकलकर जाती हुई दिखाई देने लगी। जरूर कुछ गड़बड़ थी। जब हसीना डेरे के अंदर थी, फिर वो उसे क्यों दिखाई नहीं दी? वो मायूस होकर नीचे उतर आया और चारपाई पर लेट गया। बार बार उसके जहन में हसीना का ख्याल आ रहा था। उसकी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। हसीना ऊपर और नीचे के कमरे में नहीं थी। अगर होती तो वो जरूर नजर आती। इन्हीं सोचों में चारपाई पर लेटे लेटे उसे नींद आ गई। अचानक उसकी आंख खुल गई। कोई डेरे में आया था। उसने जब देखा, उसे हसीना नजर आई। हसीना को देखकर खुशी के मारे उसकी बाछें खिल उठी। हसीना के सर पर एक गठड़ी थी। इस गठड़ी में क्या है? उसने पूछा। साईं, पता नहीं क्या है इसमें, मासी करीमन ने दी है और कहा है कि इसे ऊपर कमरे में रखाओ। हसीना ने बताया। हाँ, इस गठड़ी को ऊपर रखाओ, जमाल ने खुश होते हुए कहा। हसीना जैसे ही ऊपर गई, जमाल ने जल्दी से डेरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके खुशी के मारे अंग अंग फड़क रहा था। उसने दिल में इरादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हसीना उसके हाथ से बचकर नहीं जा सकती। बड़ी तेजी से सीढ़ियां फलंगता हुआ ऊपर कमरे में हसीना के पीछे गया। कमरे में जाकर वो धक से रह गया। हसीना कमरे में मौजूद नहीं थी। एक काला नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसके फन का रुख उसकी जानिब था। नाग को देखकर घबरा गया। खौफ के मारे उसके चेहरे से पसीने फूट पड़े। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। हसीना कहाँ गई और उसकी जगह ये काला नाग कहाँ से आ गया? उससे पहले कि काला नाग उस पर हमला कर दे, वो तेजी के साथ पलटा और नीचे आ गया। नीचे आने पर जमाल को एक और झटका लगा। हसीना डेरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। उसने अपने सर को जोरदार झटका दिया और हसीना को देखा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या इसरार है। उसने खुद अपनी आंखों से कमरे में हसीना को जाते देखा था, लेकिन वो ऊपर के बजाय नीचे थी। हसीना की नज़र बेख्तियार उस पर पड़ी तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। शाम गए। जब अब्दुल रहीम मुंशी डेरे पर आया तो उसने जमाल को सोचों में गुम पाया। साईं, खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जमाल ने कहा। हाँ, पूछो। क्या हसीना वाकई रशीद की बेटी है? जमाल ने पूछा। अब्दुल रहीम उसकी बात पर गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैंने कोई मुश्किल सवाल कर डाला है मुंशी?
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल आपको कैसे आया। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हसीना रशीद की सगी बेटी नहीं है, वो उसे खेतों से मिली थी। उसने अपने तौर पर उसके वालिदैन को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर उसके वालिदैन का कोई सुराग न मिलने पर उसने हसीना को अपने पास रखा। जब से वो उसके पास है, अब्दुल रहीम ने बताया। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त निकला, जमाल ने कहा। कैसा शक साईं? अब्दुल रहीम मुंशी ने हैरानी से पूछा। यही कि हसीना हारी रशीद की बेटी नहीं है। साईं, हसीना बहुत अच्छी लड़की है। वो इन दिनों मियाँ बीवी का बहुत ख्याल रखती है, जितना उसकी सगी बेटी भी शायद ना रखती। क्या वो अपने मुंह बोले माँ बाप की ही खिदमत करती रहेगी? मेरा ख्याल कब करेगी? जमाल ने कहा। इस बात पर अब्दुल रहीम ज़ेरे लब मुस्कुराया। साईं, आपको बहुत जल्दी है। क्या करूं, ये जालिम चीज़ ही ऐसी है, मुझसे अब सब्र नहीं होता। साईं, मैं कुछ करता हूं, अब्दुल रहीम ने कहा। लेकिन जल्दी करो, जमाल ने बेसब्री से कहा। अब्दुल रहीम किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। ऐसी कैफियत जब भी उस पर सवार होती, वो मसले का हल निकाल लेता। अब्दुल रहीम को सोच में गर्ज देखकर जमाल समझ गया कि उसका काम अब होने वाला है। साईं, मैं हसीना को किसी काम से डेरे में भेजूंगा। वो जैसे ही डेरे में दाखिल हो, दरवाज़ा बंद कर देना, फिर जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब्दुल रहीम ने कुछ सोचते हुए कहा। यह की ना तुमने मर्दों वाली बात, जमाल ने खुश होते हुए कहा। क्या करें साईं, मुझसे आपकी हसीना के लिए बेताबी देखी नहीं जाती, इसलिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया हूँ। बड़े साईं मेरी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर हसीना ने शिकायत की भी तो मैं कह दूंगा वो झूठ बोल रही है। मैं खुद डेरे में मौजूद था। ये छोटे साईं को बदनाम करना चाहती है। अब्दुल रहीम ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। जमाल उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कुछ रकम अब्दुल रहीम की जेब में ज़बरदस्ती ठोंस दी। अरे साईं, इसकी क्या ज़रूरत थी? यार रख लो, मेरी तरफ से खर्च है, जमाल ने कहा। साईं, हम आपके मुलाजिम हैं, ये ना भी मिलें तो फिर भी हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, अब्दुल रहीम ने कहा। दूसरे दिन अब्दुल रहीम खेतों की तरफ जाते हुए जमाल को होशियार कर गया। जमाल दिल में बहुत खुश था। अब्दुल रहीम में ये खास बात थी कि जो वो वादा कर लेता फिर उसे निभाता ज़रूर था। जमाल के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो आने वाले लम्हात के तस्वर से ही खुश हो गया। अब उसे हसीना का इंतज़ार था। दरवाजे से हसीना को अंदर आता देखकर जमाल की खुशी के मारे बातें खिल उठी। अब्दुल रहीम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो तेजी से चारपाई से उठा और लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगी है हसीना, तूने मुझे बहुत तड़पाया है, जमाल ने खुद कलामी करते हुए कहा। जमाल हसीना पर झपटने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां उसे ना देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने खुद हसीना को डेरे में दाखिल होते देखा था। उसकी नज़रें धोखा कैसे खा सकती थी? डेरे के अंदर से इतनी जल्दी हसीना कहाँ गायब हो गई? सांप की फुनकार पर जमाल एकदम चौंक उठा। वही काला नाग उसके सामने बैठा हुआ था। कुंडली मारे बैठा हुआ बड़ा भयानक लग रहा था। सांप को देखकर जमाल बुरी तरह से खौफजदा हो गया और बदहवास होकर डेरे से बाहर निकल गया। अब्दुल रहीम जो खेतों में खड़ा था, उसने जो जमाल को बदहवासी की हालत में डेरे से बाहर आता देखा तो वो लपक कर उसके पास आया। साईं, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? अंदर काला नाग है, जमाल ने कहा। काला नाग? अब्दुल रहीम मुंशी ने हैरत से जमाल को देखा। हाँ, वही काला नाग। कहीं वो हसीना को डस न ले। आओ अंदर चलकर उस काले नाग को मार डालते हैं। अंदर हसीना नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि अंदर हसीना नहीं है? मैंने खुद हसीना को डेरे में जाता देखा है, अब्दुल रहीम ने कहा। मैंने भी उसे डेरे में दाखिल होता देखा था, मगर अब वो नहीं है। आओ देखते हैं, अब्दुल रहीम ये कहते हुए आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देखकर जमाल भी उसके पीछे चल दिया और डेरे में काला नाग गायब था। हसीना भी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा था ना कि हसीना डेरे के अंदर नहीं है, जमाल ने अपनी बात पर जोर दिया। वाकई तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ हसीना नहीं है। अगर वो डेरे में नहीं है तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? अब्दुल रहीम सोच में पड़ गया। तुमने उसे ऊपर जाकर देखा, कहीं वो ऊपर न चली गई हो? अब्दुल रहीम ने सीढ़ियों को देखते हुए कहा। सीढ़ियों पर काला नाग बैठा था, वो कैसे ऊपर जा सकती थी? जमाल ने कहा। वो काला नाग यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा ये कि आखिर राज क्या है, अब्दुल रहीम ने कहा। अभी वो दोनों किसी नतीजे पर ना पहुंचे थे कि बाथरूम से बाहर निकलती हसीना ने दोनों को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, चाचा, मैंने वो पोटली वहां रख दी और अब मैं खेतों में जा रही हूँ। काम बहुत है, आज ही ख़त्म करना है उसे। इससे पहले कि वो संभलते हसीना तेजी से डेरे से बाहर निकल गई। वो दोनों उसे हैरत से जाता देखते रह गए। साईं, मैंने आपको एक मौका दिया और आपने उसे गंवा दिया। देख लो, वो और डेरे में ही थी। अब मैं दोबारा हसीना को नहीं भेज सकता, वरना हारी और ख़वातीन को शक हो जाएगा। हसीना के शोर मचाने पर वो उसी के हक में गवाही देंगे। हाँ, हसीना डेरे में थी, मगर वो मनहूस काला नाग ऐसा आया कि मैं हवास बाख्ता हो गया। कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ से भाग खड़ा हुआ। जमाल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है, डेरे में काला नाग नहीं था, वरना आपसे पहले हसीना डेरे से निकलकर भाग जाती, अब्दुल रहीम ने कहा। वो कुछ देर जमाल के पास बैठकर चला गया। जमाल उसके जाने पर बाद चारपाई पर लेट गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था
کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی نظریں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ اگر ڈیرے میں کالا ناگ تھا تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اچانک ناگ کی پھنکار پھر سنائی دی۔ اس نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو کالا ناگ چارپائی کے نیچے موجود تھا۔ سانپ چارپائی کے نیچے دیکھ کر جمال پر خوف کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اسی وقت چارپائی سے اتر کر بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ دم سادے لیٹا رہا۔ ناگ چارپائی سے نکل کر اب آہستہ آہستہ رنگنے لگا اور ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ کالے ناگ کے باہر جانے پر جمال سوچ میں پڑ گیا۔ حسینہ اور کالے ناگ میں ضرور کچھ بات تھی۔ کالا ناگ حسینہ کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ عین اس وقت موجود ہوتا جب وہ حسینہ پر قابو کر لینا چاہتا تھا۔ اس کالے ناگ کی موجودگی میں وہ کبھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اب اپنا پلان تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جمال صبح کے وقت ڈیرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی آمد سے پہلے ہی حسینہ ڈیرے میں موجود تھی۔ حسینہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا اور اس نے حسینہ کو اپنی باہوں میں زبردستی لینے کی کوشش کی۔ وہ اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی اور چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے حسینہ کی چوٹی پکڑ لی۔ حسینہ غصے سے پلٹی۔ جمال کو اس کے غصے کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی ہوس آج ہر صورت میں پوری کرنا چاہتا تھا۔ حسینہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ جمال کے منہ پر دے مارا اور ایک تھپڑ کے پڑنے پر جمال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کچھ دیر تک جمال کو اپنے ارد گرد تارے گھومتے نظر آتے رہے۔ ہوش آنے پر اس نے حسینہ کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پر بری نگاہ ڈالو؟ میں تمہیں کوئی لڑکی سمجھتا ہوں، میں عام لڑکی نہیں ہوں، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں رشید ہاری کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انتہائی خوددار انسان ہے، وہ میری کوئی مدد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے مجھے گمشدہ لڑکی کا منصوبہ کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں گھر میں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، پھر وہ بیمار ہو گئے تو پھر کام کرنے تمہارے گھر چلی آئی۔ تمہاری مجھ پر بری نگاہ تھی، میں سب کچھ سمجھتے ہوئے تمہیں دھوکہ دیتی رہی، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں کالے ناگ کا روپ دھار لیتی کہ کسی رات تم باز آ جاؤ۔ جب تم باز نہیں آئے تو آج مجبوراً تمہیں سبق سکھانے کا خیال آیا۔ تم اسی وقت مرغا بن جاؤ، تم آج اپنی جان سے جاؤ گے، وہ بولی۔ جمال، جس کا دماغ پہلے ہی سائیں سائیں کر رہا تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مرغا بن گیا۔ بولو، اب تم کام کرنے والی لڑکیوں کو بہن سمجھو گے؟ ہاں، میں بہن سمجھوں گا، جمال نے بے بسی سے کہا۔ بولو، کسی مجبور لڑکی کو اپنی جنسی خواہش کے لیے تنگ نہیں کرو گے؟ جمال نے کہا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ بولی، کبھی میرا راز فاش نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ جس دن تم نے میرا راز فاش کیا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میری بہن، بے فکر رہو، میری زبان سے کبھی یہ راز نہیں نکلے گا، جمال نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں بوڑھے رشید اور اس کی بیوی کی اس وقت تک خدمت کرتی رہوں گی جب تک وہ زندہ ہیں۔ ان کا انتقال ہو جانے پر میں اس گاؤں سے چلی جاؤں گی اور کسی کو دوبارہ نظر نہیں آؤں گی۔ اور ہاں، جب تم نے کسی مجبور اور بے بس لڑکی کو تنگ کیا یا ہوس کا نشانہ بنانے کا سوچا تو میں گاؤں لوٹ کر آؤں گی اور تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ حسینہ بہن، میرا تم سے وعدہ ہے کہ کبھی بھول کر تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم سیدھے ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسینہ باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جمال نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس کے دماغ میں جو حسینہ کی قربت حاصل کرنے کا نشہ تھا وہ ہرن ہو چکا تھا۔